नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नीति आयोग ने जो चौथे एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स जारी किए हैं, उसमें यूपी की क्या कुछ हालत रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हाँ, नीति आयोग ने चौथा एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स जारी कर दिया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने पीर को ये फहरिस्त जारी की, जिसमें ये बताया गया कि सेहत से मुताल्लिक कौन सी रियासत ने अच्छी खिदमत अंजाम दी है। ये इंडेक्स सेहत खिदमत से मुताल्लिक 24 पैरामीटर की बुनियाद पर तैयार किया गया। इस इंडेक्स के मुताबिक बड़ी रियासतों के जुमरे में केरला सरे फहरिस्त है, जबकि यूपी यानी उत्तर प्रदेश सबसे निचले मुकाम पर है। ताहम उत्तर प्रदेश ने गुज़िश्ता साल में सेहत की खिदमत में तेजी से तरक्की भी की है। फिलहाल यूपी में सियासी पारा गर्म है। अपोजिशन पार्टियां योगी सरकार की सेहत खिदमत को लेकर अब सवाल उठा रही हैं। अपोजिशन पार्टियां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा के किनारे दफन की गई लाशों का जिक्र कर योगी सरकार के सेहत खिदमत से मुताल्लिक दावों को खोखला बताती हैं, और ऐसे में अपोजिशन पार्टियों को नीति आयोग के चौथे एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ रहेंगी बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ जी, जिनसे लगातार हम बात करते रहते हैं। आज इस मौजू पर बात करेंगे। और अनिल मिश्रा जी, जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। दोनों मेहमानों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई और कहाँ अभी मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी। अनिल जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से नीति आयोग ने अपना चौथे एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स जारी किया, उसमें आप भी ये बात जान रहे हैं कि यूपी का मुकाम कहीं ना कहीं बहुत नीचे दिखाई दे रहा है हेल्थ सेक्टर को लेकर। क्या कुछ इस पर आपका रिएक्शन? सीधी सीधी प्रक्रिया की बात है कि इनका खुद ही जो थिंक टैंक है भारत सरकार का नीति आयोग, उसकी रिपोर्ट है, उसको ये कहां से झुठला रहे हैं। इसका मतलब ये कि या तो इनकी तैयारी नहीं है या ये जानबूझ के तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को एक और संदर्भ में कह रहा हूं। सबसे इनके लिए तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये टॉप पे तो हैं। इनसे अगर पूछेंगे तो शायद इनका जवाब होगा कि साहब आप बेकार की बात करते हो, विपक्ष के हो। ये तो देखो कि हम टॉप पे हैं, चाहे नीचे से टॉप पे क्यों ना हो, टॉप पे तो हैं ही। लेकिन इसके बाद में एक सवाल कर रहा हूं कि आखिर जब इतने दिनों से जो है संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है और उसके बाद में इनकी स्थिति जो है हेल्थ परफॉर्मेंसेज में इस तरीके से है नीचे से बिल्कुल टॉप पे, तो ये क्या रहे हैं? क्या जानबूझ करके ये जो है वो अपने कुछ व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? और अगर इसको हम इसी कड़ी में जोड़ लें कि जो इस वक्त के ऊपर एक टिप्पणी आई थी हाईकोर्ट की, और जिसके की बाद में जो है वो अपने और भी जो सर्कमस्टेंसेस रहे थे, जिसमें चुनाव आयोग ने भी कहा कि हम जो है वो अपने अगले हफ्ते जो है बताएंगे कि समय पे होंगे कि टलेंगे, और जो परिस्थितियां रही, तो क्या ये जानबूझ करके अपनी ये व्यवस्था को इस तरीके से खराब रखे हुए हैं कि जिससे कि साबित कर सके कि हम कोरोना से लड़ नहीं सकते साहब, तो इसलिए चुनाव बढ़ा दिए जाएं? मेरा एक अहम सवाल इनसे यही है कि क्यों आखिर ऐसा है। इतने दिनों से, महीनों से ये संभावित तीसरी लहर की बात आ रही है और इनकी व्यवस्थाएं जो हैं उसमें जो है वो ये स्थितियां हैं। ये जवाब देंगे इसका। जी बिल्कुल, हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जी भी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से। नेहा मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से आपने भी अभी सुना, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। खैर, ये तो रही अपोजिशन की बात। हम यही जानना चाहेंगे कि नीति आयोग ने जो अपना चौथा एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स जारी किया, उसमें यूपी की हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगी?
जी मैम, आप देखिए कि डिफाइन करने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे यूपी की 27 करोड़ जनता को किसी ऐसी स्टेट से, पंजाब जैसी स्टेट या ऐसी स्टेट से जहां मात्र 2 करोड़, दिल्ली जैसी स्टेट, तो मुझे लगता है आपको ये फर्क भी देखना पड़ेगा कि यूपी जो है एक बहुत बड़ा राज्य है, इवन सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान में, जहां डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, वहां लोगों की जो आबादी है, आबादी के हिसाब से भी वो बहुत बहुत सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, जिसमें कई देश, बाहर के तो कई देश समा जाते हैं। उसके बावजूद भी वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। लेकिन जो ये ऑपोजिशन पार्टीज, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया लेकिन अब रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, और कोरोना होने के टाइम पे भी जिन्होंने जब इंजेक्शन आया था तो ये कहा था मत लगवाओ, ये भाजपा की वैक्सीन है, इससे नपुंसक हो जाओगे। ऐसी पार्टियां जब ऐसी बातें करती हैं ना कि हमें डर है हार जाने का, इसलिए हम आगे डिले करवा रहे हैं। हमने कुछ कहा? नीति आयोग तो आप बोलते हो हमारे से भी कहा, हमने तो अगर कहा होता तो हम तो चाहेंगे जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि हमारे काम पे लोगों ने वोट देना है। हमने तो इतने काम किए हैं कि आज जनता आपसे तो वैसे ही बहुत परेशान है, समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि पिछले कई दशकों से, नेहा जी, यहाँ छोटी सी बात भी हम आपको बताना चाहेंगे। ये कहा है कि जो बड़ी रियासतें हैं उसमें केरला अव्वल नंबर पर है, यूपी सबसे नीचे है। लेकिन एक बात यह भी कही है कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो सेहत यानी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं तरक्की भी कर रही हैं। यानी यह भी कहा गया है कि अगर इस जानिब तवज्जो दी जाए तो शायद और बेहतरी हो सकती है। ये आप बेहतर तौर पर बता सकती हैं। नहीं, मैं तो ये कहूंगी केरला की आप पॉपुलेशन का कंपैरिजन यूपी की पॉपुलेशन से नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मतलब एक आप ये लगाइए, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हो और एक क्लास में 50 स्टूडेंट हो, और आप कहें कि कोरोना देखते हैं कहां ज्यादा फैलता है, तो और एक को किसी को भी कर दें तो आपको पता चल जाएगा क्या 10 स्टूडेंट की रिपोर्ट आएगी जिसमें एक को कोरोना हुआ होगा, और कहां 50 वाले के एक को अगर कोरोना हुआ होगा तो स्टूडेंट की उस क्लास की क्या हालत होगी। लेकिन तो कमी कहां रही वो भी तो हमें देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही हूं कि अभी जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हमें बदतर हालात में दी गई थी, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल हो या यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी का रहा हो। हम तो अभी आए हैं 4.5 साल में, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ है WHO तक करता है कोरोना को लेकर, बहुत अच्छा काम किया गया। वहां 2 डोजेस जो हैं तकरीबन 50% लोगों को दे दी गई हैं, और बाकी की जो बची है उस पे भी घर घर दस्तक शुरू किया गया कि घर घर जा जाकर सेकंड डोज जो है वो लग जाए। फौरी तौर पर इसका जवाब हम अनिल मिश्रा जी से चाहेंगे। अनिल मिश्रा जी, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ये भी पुरानी सरकारों की वजह से यहां पर ऐसा हो गया है, संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या कुछ आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये रटे रटाए जवाब है इनके। अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो साहब वन में जांच सेटअप करा दी है, हमारी जो है अपनी इंक्वायरी हो रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार से छोड़ा नहीं जाएगा। क्या बात हो गई है साहब? आप पूरे उत्तर प्रदेश का शासन चला रहे हो और उसके बाद में 4.5 साल में कोरोना जैसी महामारी को आपने झेला है पूरा का पूरा। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जिस तरीके से गंगा जी में बहती हुई लाशें देखी हैं, जिस तरीके से दाह संस्कार की जगह लोगों को दफन होते देखा है, ऑक्सीजन न मिलते हुए लोगों को मरते हुए देखा है। यानी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसमें कमी है, बेहतरी की जरूरत है? हेल्थ सेक्टर में इनके जो है वो कमी, इतना पूरा जो है प्रशासनिक और अमला और पूरे शासन में बैठने के बाद कमी है, तो वो इनकी अपने जो है कमी है, इनकी अक्षमता है कि उसको क्यों नहीं कर पा रहे। और बयान ये देते हैं कि हमने कमी पूरी कर दी है, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रही, ये संदेह करता है कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति है कि जिसमें कि अपने ये जो है सबसे नीचे हैं उसके बाद चेत नहीं रहे। फिर मैं वहीं जाता हूं, अगर ये जो है वो अलग विषय आ जाए, मैं तो ये कहूंगा कि इनके जवाब में गांव का मौसम गुलाबी है, इनके जवाब में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इनका जवाब भी वही रटा रटाया जवाब है, चाल चरित्र चेहरा, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ में ये भी। तो ये बताए कि क्यों ऐसी स्थिति बन रही है और क्यों नहीं सुधार ला रहे हैं आप?
आप चाहते हो क्या कि चुनाव जो है वो अपने टाले जाएं और आप जहां तक बात चलिए करते ठीक है, हो चुनाव की बात है, वे तो हम जनता अगले के किसी मानस की उसमें बात कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं बीमार यूपी की, यानी क्या वाकई में हमें हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हमने भी देखा है कि हुकूमत ने बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की हैं, खासतौर पर जो खवातीन हैं, हमारी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है वो भी लॉन्च की गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो स्कीमें जमीनी सतह पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही या उनकी जानकारी नहीं है, क्या कुछ कमी दिखाई दे रही है? अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे 4 साल में इन्होंने हेल्थ सेक्टर को अच्छा क्यों नहीं किया। आप 40 साल में अच्छा नहीं कर पाए, हमसे 4 साल में उम्मीद रखनी वैसे तो अच्छी बात है कि हमसे बहुत उम्मीदें जनता को हैं और हम उस उम्मीदों में खरा भी उतर रहे हैं। इनसे तो जनता को उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए जनता अगर आज हमसे सवाल भी करती है तो हमें कोई बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जनता को हमसे उम्मीदें हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और जो काम करता है उससे सवाल भी किए जाते हैं। जो काम ही नहीं करते थे, जिन्होंने सिर्फ बैठ के शिलान्यास वाली राजनीति करी, यूपी में 40-40 साल राज जरूर किया, लेकिन ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया, ना वहां का हेल्थ सेक्टर अच्छा बनाया, ना वहां का एजुकेशन सेक्टर अच्छा बनाया, तो करा क्या? बस सिर्फ उठा के फीते काटे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने जब से आए हैं, हमने सिर्फ शिलान्यास नहीं किए, एम्स भी दिए हैं, एम्स दिए हैं, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है और धरातल पे सारी स्कीमें उतारी हैं। कुछ चीजों का शिलान्यास भी किया है, ये मैं नहीं कहूंगी। इतना बड़ा तकरीबन 250 बेड का हॉस्पिटल तैयार करना और तैयार हॉस्पिटल को आगे उसमें और बेड की व्यवस्था करना, ये कभी इन लोगों ने सोचा? इन्होंने कभी ऐसी व्यवस्था करी? आज तक इनकी पोलियो ड्रॉप्स तक पूरी नहीं हो पाई थी यूपी में। हम लोगों ने तो सोचिए, कोरोना आए हुए 2 साल हुए हैं, उसमें आधी से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन कर दिया, जबकि ये विपक्ष में बैठे सिर्फ यही बोल रहे थे, हो ही नहीं सकता, ये लोग 2 साल में 1 साल में कर देंगे, उनको तो युद्ध लग हमारी ये बातचीत जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ वो वहां पर कह रहे हैं, आइए सीधे वहां पर लिए चलते हैं अपने नाज़रीन को। देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए। जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृत काल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृत काल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है, कानपुर आईआईटी ने
यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ जी और समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं नीति आयोग ने जो 4th एडिशन नेशनल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है उस पर। नेहा शालिनी मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंडेक्स में कहीं ना कहीं यूपी जो है वो फिसला है, यूपी का जो मुकाम है वो कहीं ना कहीं नीचे दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि कम से कम जो 24 पैरामीटर्स है, 24 पैरामीटर्स है, जिस पर कहीं ना कहीं कमी दिखाई गई है। बयानबाजियों को अगर हम अलग रखें, क्या हमें अपने हेल्थ सेक्टर पर, खासतौर पर जब कोरोना और ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, बहुत जल्दी काम करने की जरूरत नहीं है? जी मैम, बहुत जल्दी ही काम करा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि सेकेंड वेव में आज जो हमारे हिंदुस्तान में पूरे, कहीं हमने पार्शियलिटी नहीं करी कि हमारे शासित राज्य नहीं है तो हम वहां ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगाएं। आप देखिए आज ऑक्सीजन प्लांट थाउजेंड्स ऑफ, तकरीबन 10,000 के करीब ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं हर राज्य में, मतलब सब राज्यों में पूरे हिंदुस्तान में लगा दिए गए हैं। ये कोई भेदभाव नहीं रखा गया। ये प्रधानमंत्री जी की मुहिम थी कि जो सेकेंड वेव में कई जगह ऑक्सीजन की कमी आई, वो कमी अब दोबारा ना आए और हम तीसरी लहर से किसी भी तरह से हमारी जनता का जो मतलब हमारे जो हिंदुस्तानी है, हमारे एक भी व्यक्ति का नुकसान ना, उसकी जिंदगी का, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत प्रीशियस है। आपने कोरोना काल में देखा होगा जब बहुत सारे देशों ने अपने अपने नागरिकों को जहां थे वहीं छोड़ दिया था, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जो खुद भी अपने नागरिकों को लेने गया। स्पेशल सेवाएं उपलब्ध कराई गई, हवाई सेवाएं, और साथ साथ और देशों के जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं, देश हैं, उनके लोगों को भी लाने का काम किया। तो हम लोग इतने संवेदनशील हैं, यही रीजन है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है, फौरी तौर पर इसका जवाब अनिल मिश्रा जी से चाहेंगे, समाजवादी पार्टी से हैं, चूंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम ही बचा है। अनिल मिश्रा जी, सब कुछ ठीक है, तवज्जो दी जा रही है और हेल्थ सेक्टर की तरफ भी खास तौर पर तवज्जो दी गई है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ये तमाम बातें जो हैं वो रियासती हुकूमत की तरफ से कही जा रही हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? बड़े मजे की बात है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इतना सब कर दिया हमने, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी, ये स्थापित कर दिए अस्पताल, वो कर दिया, और दूसरी तरफ जो है वो अपने सबसे टॉप पे नीचे से आ रहे हैं। इन्हीं के जवाब में इनका जो है वो अपने सवाल में ही जवाब सब है। दूसरी बात ये कि हम एक बात कहते हैं इनसे, बात जो है वो 4-4.5 साल की नहीं है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 2 लहर गुजर चुकी हो, कोरोना की विभीषिका का इतना सामना कर चुके हो, और आज की तारीख में हम सबसे नीचे के पायदान पे हो, इसका क्या जवाब है इनके पास में? और जहां तक बात ये कह रहे हैं कि संवेदनशीलता की, तो संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है कि अभी भी आप इससे जो है चेत नहीं रहे हो। आप कह रहे हो हम कर लेंगे, जल्दी हम कर लेंगे, जल्दी हम व्यवस्था कर लेंगे। तो ये जवाब तो इनके जवाब तो हवाई हिसाब है। लेकिन अनिल मिश्रा जी, बहुत सारी स्कीमों की शुरुआत की गई है, बहुत सारे अस्पताल जो है वो भी खोले जा रहे हैं। जा रहे हैं, ये कब तक चलेगा? जा रहे हैं, तीसरी लहर आकर के और विभीषिका अपना पूरा सामना करवा देगी। जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कि जानबूझ करके आप जो है उसको देरी कर रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल प्रतिबिंबित होता है इन्हीं के जवाब में। हम तो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। आपने उजड़ी हुई हालत में, अच्छा ठीक है, अपने दोनों मेहमानों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोनों मेहमानों से, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है। नेहा मैम, चलिए आपसे ही हम जानना चाहेंगे, हम अगर अपनी सियासत को परे रख दें, सिर्फ हम ये सोचें कि हमें यूपी के हर एक शख्स तक जो सेहत से जुड़ी तमाम तर सहूलत है वो पहुंचानी है, क्या इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए?
बिल्कुल करनी चाहिए और उसके लिए कर भी रहे हैं। क्यों नहीं? आप बताइए, डब्ल्यूएचओ के हमारे से बिका हुआ है? डब्ल्यूएचओ जब तारीफ करता है योगी आदित्यनाथ की तो भी इन लोगों को मिर्चें लगती हैं, तब भी ये कहते हैं क्या किया, ऐसा क्या किया। ये हिंदुस्तान की तो कोई भी ईडी हो या कोई या सीबीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई काम करते हैं तो सीधा कहा जाता है भाजपा के एजेंट हैं, ठीक है। उनके ऊपर तो हमेशा यही टिप्पणी करके अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये टिप्पणियां करते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उस तक ने भी योगी आदित्यनाथ की कोरोना मॉडल की तारीफ की है, हिंदुस्तान के इस यूपी की, कि हमें अपना मुख्यमंत्री दे दीजिए। अनिल मिश्रा जी फौरी तौर पर आपसे भी जवाब चाहेंगे, सियासत को परे रखकर कैसे यूपी के हर शख्स तक सेहत से जुड़ी तमाम तर सहूलतें पहुंचे? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद में जो है, हम तो अगर कोई सवाल इनसे करते हैं तो इनका ध्यान आकर्षित करते हैं कि आपकी तरफ ये व्यवस्थाएं नहीं है, इनको पूरा करिए। हम सियासत नहीं करते, लेकिन हम एक बात इनसे जरूर पूछना चाहेंगे कि एक तरफ आप जब ये कह रहे हो, ये बता दो हमें कि ये कब तक आप करने की बात कर रहे हो, इस तरीके के उसमें कब तक हम रहेंगे मुगालते में। आप एक तरफ कहते हो कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कोई व्यवस्था ही नहीं करी। और आप डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की बात कर रहे हो, भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर गौर नहीं कर रहे हो। कब तक ये आप जो है कहते रहोगे, बहलाते रहोगे? कब तक हम ये बात जो है सेहत से आपकी बात सुनेंगे और हमारे ऊपर जो आप आरोप लगाते हो। एक सेकंड बस मैडम। जी सर, प्लीज 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 एक सेकंड मैडम। बिल्कुल हमें तो आपके कथित आरोप में हमें तो सत्ता से बाहर हुए 4.5 साल हो गए। अब आपका क्या कहना है कि आप क्या कर रहे हो? ठीक है नेहा मैम, अब जवाब दीजिए आप। साधन आपके पास है। हम क्या कर रहे हैं? हमें 4.5 साल में क्या नहीं किया? बार बार अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं, इनको डब्ल्यूएचओ की बात नहीं सुनाई देती और ये बार बार नीति आयोग का बोल रहे हैं, तो नीति आयोग ने क्या कहा है? आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक छोटे से 2 करोड़ की आबादी के प्रदेश से यूपी जैसे सबसे। चलिए ठीक है, हमने दोनों तरफ की बातें अपने नाज़रीन के सामने रखी हैं। नेहा शालिनी दुआ जी और अनिल मिश्रा जी, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देने के लिए, क्योंकि खबर दोपहर में वक्त अब हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हम इख्तिताम करना चाहेंगे। आदाब।